हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मेरा नाम है प्रियल। हम अपने चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हमने पढ़ा था सर्विस क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स कितने हैं सर्विसेज के। देखिए, सर्विस को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज में बाइफरकेट किया गया है। आपको क्या लगता है, नाम सुन के लग रहा है कि हाँ ये तो ईजी होगा आइडेंटिफाई करना, पर चलिए देखते हैं एक्चुअल में ये है क्या। Business services refers to those services which help the business organization in conducting their activities। तो business organization में कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करने में जो हेल्प करता है उसको हम किस में कैटेगरी में रखेंगे? बिजनेस सर्विसेज के। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। आपको ये याद आ रहा होगा कि जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक, उसमें हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा था ना, कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो क्या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड स्लैश सर्विसेज था? तो क्या ये वो सारे सर्विसेज हैं? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस, क्या ये वही सारे के सर्विसेज हैं? यस मैम, ये वही सारे सर्विसेज हैं। तो क्या आपको आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा कि बिजनेस सर्विसेज के कैटेगरी में कौन कौन से सर्विस आएंगी? हाँ, अब ईजी रहेगा। क्या समझा हमने? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं उस टाइप की सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या हो जाएगा? द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड वॉलंटरी फॉर अचीविंग सर्टेन सोशल गोल। क्या वॉलंटरी मतलब क्या हुआ कि हमको मन है तो कर रहे हैं, हमारी इच्छा से हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई प्रेशर नहीं है। somebody has not asked you कि आप ये काम करो। इट्स ऑन योर विल कि आप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि हम कुछ सोशल वर्क करें, कुछ सोशल सर्विस करें, तो वेल एंड गुड, ठीक। सोसाइटी, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए आप कर सकते हो, पुअर के लिए कर सकते हो या ऑर्फन के लिए कर सकते हो। तो वो जितने भी सर्विसेज हो जाएंगे वो किसके अंदर आएंगे? सोशल सर्विस के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन सर्विसेज टू द चिल्ड्रन, टू द वेकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हेल्थ केयर सर्विस एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ जाएंगे? सोशल सर्विसेज में। पर्सनल सर्विसेज। अब देखिए, पर्सनल सर्विसेज क्या आएंगी यहाँ पे ना, आप क्या कर सकते हो? कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ें, ठीक। जैसे क्या बोल रहा है? द सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स आर नोन एज पर्सनल सर्विसेज। जैसे एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, कंसिस्टेंट नहीं होता नेचर में। अगर मैं बोलूँ कि बार्बर वाला जो बार्बर शॉप है वो वाली सर्विस किस कैटेगरी में आएगी? तो वो भी पर्सनल सर्विसेज में आएगी। रेस्टोरेंट की जो भी सर्विसेज है वो पर्सनल सर्विस में आएगी। वो वैरी करती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जैसा कस्टमर है उस हिसाब से क्या होते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन सेम सर्विस प्रोवाइडर मे रेंडर डिफरेंट सर्विसेज एट डिफरेंट टाइम इफ नीडेड, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो पर्सनल सर्विसेज में क्या आपको कस्टमाइजेशन के चांसेस रहते हैं और ये कंसिस्टेंट इन नेचर नहीं रहता है। वहीं बैंकिंग क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है एज कंपैरिजन टू पर्सनल सर्विसेज। जो बिजनेस सर्विसेज है वो क्वाइट आप कह सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है। पॉलिसीज, रूल्स वगैरह सारे उनके क्या हैं? फिक्स्ड हैं। कस्टमाइजेशन उतनी नहीं है, वहाँ पे इतने ऑप्शंस है, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन पर्सनल सर्विसेज में ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर आपको कोई पूछे कि बिजनेस सर्विसेज में क्या आएगा, तो MCQ का टाइप के क्वेश्चन है, केस स्टडी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कि जितने भी हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ा था वो बिजनेस सर्विसेज में आ जाएंगे। सोशल सर्विसेज में जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है सोसाइटी के लिए, एंड पर्सनल सर्विसेज में जितने भी रेस्ट बच गए वो। इसमें आपको याद रखना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, फर्स्ट। एंड सेकेंड क्या याद रखना है कि ये डिफर करते हैं और कस्टमाइज किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर वी कैन कस्टमाइज। अब हमने देख लिया कि सर्विसेज 3 टाइप के थे। हमें अब क्या पढ़ना है? बिजनेस सर्विसेज के टाइप, ठीक। बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स पढ़ना है। इसमें क्या क्या आ रहा है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, टेलीकॉम एंड अदर सर्विसेज।
सबसे पहले हम देखेंगे बैंकिंग को। बैंक क्या होता है? अगर ऐसे पूछा जाए कि बैंक क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लेंडिंग एंड बोरोइंग में हेल्प करता है जनरल पब्लिक को, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक आपका हो जाएगा, ये कह सकते हैं। हाँ, बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, बैंकिंग एक प्रोसेस है जिसमें लेंडिंग बोरोइंग होता है थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कह सकते हैं। जी मैम कह सकते हैं। आइए देखते हैं क्या मेंशन किया है। A banking company in India is on which transacts the business of banking, which means accepting deposit of money from public, repaying on demand and withdrawal by check। तो ये उसके फंक्शन लिख दिया गया है कि बैंकिंग कंपनी इंडिया में क्या करते हैं कि एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लोन देना, ये वाली काम जो होती है वो बैंक करती है। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है कि किस तरह के बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट्स किस तरह के हैं। आप में से कितने लोग के तो बैंक अकाउंट अभी ओपन भी नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट अभी भी ओपन हो चुके होंगे। तो जनरली आप लोग एज अ स्टूडेंट आप ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हो, या ज़्यादातर होता ही क्या है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट आप लोगों के लिए होता है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे पास सेविंग है, मान लेते हैं आपको बचपन से ना 500, 2000, 1000 ऐसे करके जब भी नानी घर से जाती थी, आप नानी के घर से जाते तो आपको पैसे मिलते थे। रियलिटी तो ये है कि वो पैसे क्या होते थे, वो मम्मी के पास चले जाते थे और वापस आते नहीं थे। ऐसा होता था, किसी के पास तो चले जाते थे या दीदी भैया के पास चले जाते थे, वापस नहीं मिलते थे। और मान लो मिल भी जाते हैं तो आपने कितना इकट्ठा किया? 50,000 बचपन से लेके अभी तक आपने इकट्ठा कर लिया है। बट वो 50 के 50 रहेंगे। अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट उसमें मिलेगा, ठीक है। जैसे 4% पर एनम यहाँ मेंशन किया है, इसका 4% हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2000 आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। अब वो पैसे घर पे पड़े पड़े तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, पर वहीं आपने सेविंग अकाउंट खुलवा के वो पैसों को डिपॉजिट कर दिया तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिला। 2000 पर मतलब एक साल में 2000 रुपये, तो बैठे बैठाए आपको 2000 रुपये मिल जा रहा है, तो कोई गड़बड़ी है नहीं ना। तो हम समझते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये किसके लिए होता है? स्मॉल सेविंग, जो भी हाउस होल्ड्स के लिए होते हैं। जैसे मम्मा लोग क्या करती हैं, कहीं ना कहीं पैसे रखे रहती हैं अलग अलग जगह, आपको एक जगह अलमीरा में नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह रखे रहते हैं। पर ये इनकरेज करता है कि भाई आप ऐसे पैसे अलग अलग जगह ना रख के इकोनॉमी में सर्कुलेट हो गए जब करेंसी, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए उसको क्या करो, डिपॉजिट कर दो। द डिपॉजिट the depositing this account are made by the person who wish to save little out of their incomes. Interest is paid at nominal rate, say 4% per annum. The rate of interest is less than देखिए ये आपको समझ में आ गया कि सेविंग को इनकरेज करने के लिए होता है कि जो भी हाउस होल्ड है या जो भी पर्सन है अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेव करे, या फिर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसका लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना वो कम होता है, इंटरेस्ट चार्ज सबसे कम होता है, सबसे कम मतलब कि फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। तो ये हाउस होल्ड के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन भाई करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है? सेविंग नाम से तो समझ में आ गया मैम कि हमें सेविंग करना है, ये करंट से क्या मतलब है और ये कौन से करंट की बात कर रहा है? तो देखिए ये जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है ये बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए रेगुलर पेमेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलर मनी की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है आप एक बिज़नेस कर रहे हो, आपको ऑर्डर आया, किस चीज़ का बिज़नेस करवाएं आपसे? पापड़ का बिज़नेस करवाएं, माधवी अचार पापड़ जैसा, ठीक है, मान लेते हैं आपने ये पापड़ अचार का बिज़नेस शुरू किया, ठीक, ये रहा, ये अचार है एंड ये पापड़ है, पापड़ एंड ये अचार। आपको कितने के ऑर्डर आए? 1,00,000, ये इतने ऑर्डर आ गए। अब आप क्या करोगे? आपको तो ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए पैसे चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास एट वंस रैंडम आपके पास इतने पैसे नहीं आएंगे। तो आपको कहीं से तो ज़रूरत पड़ेगी,
कई सिचुएशन ये हो सकते हैं कि जो पार्टी थी जिन्होंने ऑर्डर दिया वो एडवांस पेमेंट कर दें, उन्होंने 50% का एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक, तो काम बन गया, आप रॉ मटेरियल्स ला के ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए होंगे, फैमिली से ले सकते हो, क्या कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए करंट डिपॉजिट अकाउंट आया। क्या आया, करंट डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है ना कि एक डिपॉजिटर है जो एनी नंबर ऑफ टाइम कैश को विड्रॉ कर सकता है या डिपॉजिट कर सकता है। मतलब हमारे बैंक अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, कितनी भी बार एक दिन में आप एन नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो और कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड व्हेन नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन। देखिए बस यही सेविंग से इसमें फ़र्क किया जाता है कि आप यहाँ पे हर एक दिन में एन नंबर ऑफ टाइम तो नहीं, ना तो विड्रॉल कर सकते हो ना तो डिपॉजिट कर सकते हो। पर करंट डिपॉजिट उन्हीं बिजनेस के लिए है ना, बिजनेसेस के लिए है कि भाई आप पैसे निकालो एंड पैसे डिपॉजिट करो जब भी आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो आप सोचोगे कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ तो मुझे 4% का मिल रहा था, मैं सेविंग कर रही थी, यहाँ मुझे तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, यहाँ तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, तो मैं क्यों रखूँ बैंक में पैसे, मैं अपने पास रख सकता हूँ। ये क्वेश्चन अराइज हुआ ना। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको ना यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है मैम, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, ये आपके अकाउंट में अभी डिपॉजिट है, पर सडनली आपके बिजनेस पर्पज से आपको रिक्वायरमेंट हो गई 1,50,000 की, ठीक। आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए ही है, लेकिन आपको ज़रूरत कितने की है, 1,50,000 की। आप क्या कर सकते हैं कि आप बैंक से 1,50,000 निकाल सकते हैं, आप बैंक से 1,50,000 विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब जितना आपके पास नहीं है उससे ज़्यादा आपने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। इसी वजह से बिजनेसमैन के लिए ये बेनिफिशियल है। अब इंटरेस्ट नहीं देगा लेकिन आपको ज़रूरत पे पैसे तो दे देगा ना, समझ में आया। कोई एक फ्रेंड है आपका, ऐसे समझते हैं, कोई एक फ्रेंड है जो आपको हमेशा ट्रीट देता रहता है। आपने जब भी उसको क्या कहते हैं, मंथली आपको ट्रीट देता रहता है। पर एक ऐसा फ्रेंड है आपको ट्रीट तो नहीं देता, आपको पर एनम या पर मंथ के हिसाब से ट्रीट तो नहीं देता, बट जब भी आपको ज़रूरत होती है पैसों की वो दे देता है। तो समझ में आया, करंट डिपॉजिट अकाउंट में आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो एंड नंबर ऑफ टाइम कैश को डिपॉजिट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो, ठीक। लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, इसमें डिपॉजिट एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पे डिपॉजिट करता है, फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है, मंथली बेसिस पे। जैसे हम हर मंथ 1,000 रुपये क्या करेंगे 3 ईयर्स के लिए या 1 ईयर्स तक सबमिट करेंगे, सबमिट नहीं मतलब डिपॉजिट करेंगे, ओके। दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स टर्म एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक। क्या हो जाता है कि हम अब वो जो सेविंग अकाउंट था ना, आपको उसमें रेगुलरली डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं थी। वो देखो आप हाउस होल्ड से ज़्यादा, हाउस होल्ड या फिर स्टूडेंट्स के लिए था। नानी जी कभी आई, कभी पैसे दी, कभी नहीं दी, वो सेविंग अकाउंट हो गया। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, जिसके पास छोटा मोटा क्या कह सकते हैं कि कोई भी अर्निंग है, एक लिमिटेड अर्निंग है। आप क्या करते हो, आप पर मंथ 8,000 अर्न करते हो, और आपका जो एक्सपेंसेस है उसको हम अगर माइनस कर दें तो एक्सपेंस आपका हो जाता है 7,000। आपने क्या सोचा कि अगर मेरे पास, मेरे हाथ में ये एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे खर्च करने की, लेकिन मेरे हाथ में ये पैसे रहेंगे तो मैं खर्च कर दूंगा। हालांकि अब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के वजह से वो सेव भी नहीं रहते, ठीक है, कहीं भी गए QR स्कैन किया एंड पेमेंट हो गया। तो आप क्या करोगे कि ये जो 1,000 रुपये आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, हर महीने सेव करूं और इससे कुछ खरीदूंगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आपने क्या किया कि ये पर मंथ आपने 1,000 रुपये सेव करना शुरू कर दिया। रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने आप 1,000 रुपये दोगे ही, लेकिन सेविंग में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। इसका जो रेट होता है ना
सेविंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि सेविंग में आप हर महीने पैसे नहीं देते हो बैंक को, लेकिन इसमें हर महीने देते हो, इसलिए सेविंग से ज़्यादा होता है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट से कम होता है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है मैम? देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है कि मनी इज डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, से 1, 3, 5। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, द लॉन्गर इज द पीरियड। देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे आप रेगुलरली रिकर नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपने एक बड़ी अमाउंट ली, बड़ी अमाउंट ली और आपने डिपॉजिट कर दिया कि भैया ये लो 5 साल के लिए पैसे रखो, और इस पे सबसे ज़्यादा, इस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। क्यों फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है? देखिए, बैंक क्या करता है ना, बैंक का काम है कि वो लोन प्रोवाइड करे लोगों को जब ज़रूरत हो, और डिपॉजिट भी ले। तो वो पैसे कैसे देंगे? डिपॉजिट उनके पास रहेगा तो ही तो वो लोन देंगे। अब ये रिकरिंग वाले हो गए या फिर आपको सेविंग, ये लोग ना छोटे मोटे पैसे देते हैं, कभी भी विड्रॉ भी कर लेते हैं। बिजनेस वाले तो ओवरड्राफ्ट पे भी फैसिलिटी लेते हैं। तो बचा क्या ना, बैंक को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है फिक्स डिपॉजिट में, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय के लिए ना, अब जैसे हमें पता है कि ये 5 साल तक किसी ने मेरे अकाउंट में 10 लाख, किसी बैंक अकाउंट में 10 लाख फिक्स डिपॉजिट करा लिए, तो मुझे पता है ये 5 साल तक ये 10 लाख कहीं हिलने वाले नहीं हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, लोन ग्रांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस वजह से ना सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट को इंटरेस्ट रेट मिलता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। क्या सुन के लग रहा है कि यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट जो है वो मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब आप एक्स भी कर सकते हो, वाई भी कर सकते हो, जी भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, देखते हैं। मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन विच, देखिए क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन है किसका किसका, सेविंग का, क्या है, एक सेकेंड, सेविंग प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है, सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट का ये कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। क्या बोल रहा है, इन विच अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट जनरल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अगर हमने एक पर्टिकुलर लिमिट, मान लेते हैं हमने लिमिट सेट कर दिया 50,000 का, अगर इस अमाउंट से लिमिट ज़्यादा क्रॉस की तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपने आप से फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वो बन जाएगा। लेकिन वो जो अमाउंट है, अगर मैंने 50,000 सेट किया है लिमिट, 50,000 से कम अमाउंट है, तो क्या होगा उस केस में, अपने आप वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बन जाएगा। अब कैसे बन जाएगा, फिक्स डिपॉजिट मतलब अगर आपने लंबे समय तक के लिए उस पैसे को रहने दिया तो आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पर सेविंग में क्या होता है, आपको पर एनम कंपैरेटिवली बहुत कम, फिक्स्ड रेट से तो कम मिलता है सेविंग। ठीक है, द होल्डर हैज 2 बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट, ही शी कैन अर्न मोर इंटरेस्ट एंड लोअर्स द रिस्क ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल ऑप्शन। देखिए MODS बोलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम्स। क्या बोलते हैं, मोड्स, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको क्या करते हैं कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो जब आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बन जाएगा, और रिस्क कम हो सकती है डिसऑनरिंग चेक की। कैसे, डिसऑनर होता है चेक, मतलब आपका चेक जो है उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या चेक में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी भी समस्या से आप बच सकते हैं। ये था आपका बैंकिंग, कितने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स।